डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आरसीसी डिज़ाइन का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लोड्स एंड लोड्स कॉम्बिनेशन। किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर क्या क्या लोड वर्क कर रहे हैं और किस तरीके से लोड कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो सेशन में यही देखेंगे। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन का। तो देखते हैं। तो फर्स्ट हम सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से लोड्स जो हैं वो किसी स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, जो ये हम लोड्स जो है हम एक्सपेक्टेड लोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सभी स्ट्रक्चर के ऊपर सभी लोड्स वर्क करेंगे। ये सब एक्सपेक्टेड लोड्स होते हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, कंडीशन एंड एनवायरमेंट इफेक्ट। चलिए पहले हम बात करते हैं लोड्स ऑन स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जब भी किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, ठीक, तो डिजाइन करने से पहले हमें उसके डिजाइन, चाहे हम मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं या स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं लाइक बीम्स, कॉलम्स, ठीक है, हमें सबसे पहले उनका जो लोड वर्क कर रहे हैं उन पर, चाहे वो नेचुरल लोड्स हों चाहे वो मैन मेड लोड हो। अब आप कहेंगे कि नेचुरल लोड्स क्या होते हैं और मैन मेड लोड्स क्या होते हैं, तो उनको हम देखते हैं कि क्या नेचुरल लोड्स क्या होते हैं और मैन मेड लोड्स क्या होते हैं। नेचुरल लोड्स का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आपको शायद ये पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर कर दे कि नेचुरल लोड्स वो लोड्स होते हैं जो थ्रू द नेचर वर्क करते हैं। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के ऊपर बारिश हो रही है या बर्फ गिर रही है, तो ये दोनों ही कॉज क्या है, नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है कि बारिश का होना मैन मेड नहीं है। इसी तरीके से हवा जो चल रही है, विंड का जो इफेक्ट हो रहा है आपके घर के ऊपर, वो भी क्या है, एक नेचुरल लोड है। इसी तरीके से जब समर सीजन के अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसकी वजह से जो थर्मल लोड्स जनरेट होते हैं, तो वो भी क्या है, नेचुरल लोड्स हैं। इसी तरीके से भूकंप का आना, जिसे हम सेस्मिक लोड्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो है इफेक्ट्स जो है, ये क्या है, ये सब के सब जो है ये कहलाते हैं नेचुरल लोड्स। लेकिन अगर हम बात करें मैन मेड लोड्स की, तो मैन मेड लोड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बेसमेंट में आपकी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आपने घर के ऊपर कोई मशीन इंस्टॉल करी है, आप कोई लोड ट्रांसफर कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग एक साथ किसी रूम के अंदर है, या आपने कोई सामान रूम में रखा हुआ है, ये सब के सब क्या है, ये मैन मेड से। ठीक है, तो यहां पर हम समझते हैं कि एक जनरल बिल्डिंग के केस में सभी जगह की अगर हम कंडीशन ले तो क्या क्या लोड वर्क करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल लोड्स की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेन एंड स्नो और आइस। ठीक है, तो जिन एरियाज में हैवी रेनफॉल होता है, तो वहां पर हम हैवी रेनफॉल के केस में वहां पर हमें लोड को कंसीडर करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें उन रीजन के अंदर जहां पर स्नोफॉल होता है, तो वहां पर आप स्नोफॉल को भी कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से जो बर्फ जमी हुई है, इट मीन्स के स्नोफॉल हुआ है, अब जो ये ड्रिफ्ट होगा स्नोफॉल का, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, स्नो का लोड अलग है और स्नो ड्रिफ्ट लोड अलग कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से हाई विंड एरिया में है, अगर आप जिस एरिया में साइक्लोन वगैरह आते हैं, तो वहां पर विंड प्रेशर को भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव विंड एक्शन और नेगेटिव विंड एक्शन, तो आपको पता है कि विंड के थ्रू प्रेशर जो है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव प्रेशर भी जनरेट होता है। इसी तरीके से विंड प्रेशर भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही केस में कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से हम बात करें सेस्मिक लोड की बात करें, ठीक है, तो जिन एरियाज में अर्थक्वेक प्रोन एरियाज रहते हैं, जहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पर अर्थक्वेक लोड्स को भी कंसीडर किया जाता है। ये हम किसी और वीडियो सेशन में ये सारे लोड जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटलमेंट इन द सॉइल और इन जियोलॉजी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जिस सरफेस के ऊपर आप अपने हाउस या आपने जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो सरफेस जो है सेटल हो जाता है, तो उस केस में सेटल सॉइल के सेटलमेंट की वजह से जो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आएगा या जो लोड्स वर्क करेंगे उन्हें भी हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाया है, तो अब बेसमेंट बनाने के केस में जो साइड में सॉइल है, उस सॉइल का प्रेशर आपकी बेसमेंट की वॉल पर भी पड़ेगा, तो वहां हम उस
केस में सॉइल प्रेशर को भी कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि वाटर टेबल भी होती है, यहाँ पर एक वाटर टेबल का भी पार्ट होता है। तो जो सब सरफेस वाटर प्रेशर भी जो हमारी वॉल पर वर्क कर रहा है वो भी एक तरह का लोड है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि थर्मल एक्सपेंशन जो है ये भी क्या है, एक नेचुरल लोड है। अब बात करते हैं मैन मेड लोड की। तो मैन मेड लोड में हम बात करते हैं पार्टीशन लोड। पार्टीशन लोड्स मींस कि फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ा सारा हॉल जो है वो डिजाइन करा है, बट बाद में आपकी रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि आप इसमें मल्टीपल पार्टीशन करते हैं, यानी रूम्स को डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर जो आप पार्टीशन वॉल रखेंगे तो उसका जो लोड वर्क करेगा, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे क्या, उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन लोड। इसी तरीके से ऑक्यूपेंट्स जो होते हैं, इट मींस कि जो वहां पर उस स्पेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस है तो जो ऑफिस में पर्सन है वो उस ऑफिस को यूज कर रहा है, वो वहां के लिए ऑक्यूपेंट है, घर में रहने वाले घर के लिए ऑक्यूपेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई मशीन वगैरह आपने इंस्टॉल करी है तो उस केस में टॉर्शन और खुद स्ट्रक्चर का जो होल स्ट्रक्चर का लोड होगा उसे हम डेड लोड में कंसीडर करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से रेजोनेंट लोड, ठीक है। इम्पैक्ट लोड की भी हम बात करते हैं। इम्पैक्ट लोड मीन्स कि जो लोड तो वर्क कर रहा है लेकिन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कार पार्क कर रहे हैं और कार को बैक लेते टाइम आप जो कार जो इम्पैक्ट लगाएगी किसी वॉल के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर वो इम्पैक्ट लोड होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये शायद आपको क्लियर हो कि नेचुरल लोड्स क्या होते हैं और मैन मेड लोड्स क्या होते हैं। तो अब जो लोड्स होते हैं वो उनका रीजन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने मेनली तीन कैटेगरी में हमने इनको रखा है। तीन कैटेगरी में मीन्स कि जहां पर लोड जो है विद ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वर्क कर रहा है और एक जहां पर मास और एक्सेलरेशन के साथ वर्क कर रहा है। तो पहला हम समझते हैं, ठीक है। तो मास एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट, तो ये आप सभी को पता होगा, मास एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली जो लोड्स इसके कैटेगरी में लिए जाते हैं वो डेड लोड, इम्पोज लोड, स्नो, आइस एंड अर्थ लोड एंड हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि मास जो है वो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको मास एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक मास तो वर्क कर रहा है, साथ में एक क्या है, एक्सेलरेशन भी जो है वर्क कर रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, इम्पैक्ट लोड एंड ब्लास्ट लोड। यहाँ पर क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट में एक्सेलरेशन होता है जो लोड की इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, या इफेक्ट्स ऑफ लोड जो होते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर वो काफी डेंजरस होते हैं। इन किस केस में, चाहे वो अर्थक्वेक हो, विंड हो, इम्पैक्ट हो या कोई ब्लास्ट लोड हो। अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट की हम बात करें तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट में जब टेम्परेचर वेरिएशन आता है या किसी तरह का आपका सरफेस के अंदर सेटलमेंट हो गया, श्रिंकेज हो गया, ठीक है, ये सारे लोड कहलाते हैं, ये इनडायरेक्ट लोड होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पे इनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिएगा। चलिए अब कोडल प्रोविजन की बात करते हैं कि कोड्स हमें क्या 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 प्रोविजन देता है, क्या गाइडलाइंस देता है। तो जब हम लोड्स की बात करते हैं तो हमें IS 875 1984 जो है वो रेफर करना होता है। यहाँ पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके आपको कोड मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डेड लोड के केस में। तो डेड लोड के केस में आपको IS 875 पार्ट 1 देखना है, लाइव लोड के केस में IS 875 पार्ट 2। इसी तरीके से विंड लोड को कैलकुलेशन के लिए और कंसीडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट 3, स्नो लोड के लिए पार्ट 4 एंड अर्थक्वेक लोड्स के लिए IS 1893 2016, ठीक है, पार्ट 1। ये न्यू रिवीजन है, इसको आप जरूर देखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं हम डेड लोड की कि डेड लोड होता क्या है, ठीक है। द लोड दैट इज फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन इज कॉल्ड डेड लोड,
ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वो सभी लोड जो फिक्स्ड है पोजीशन के अंदर भी, एट मीन्स इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है और जिनका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो हम डेड लोड्स के केस में जनरली जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है या ऑन वेट होता है उसे हम डेड लोड के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और यहाँ पर हमें दो चीजें कंसिडर करना होता है। एक होता है हमारा स्ट्रक्चर मेंबर, एक नॉन होते हैं नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। अब नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होते हैं वो भी आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर का स्ट्रक्चर डिजाइन करा, आपने स्लैब डिजाइन करी है फॉर एग्जाम्पल, बट स्लैब के ऊपर आपने क्या, जो फ्लोरिंग है क्या उसका पार्ट स्ट्रक्चर कंपोनेंट में उसका पार्ट है क्या, वो किसी तरह का लोड बियर कर रहा है या किसी लोड के लिए आपने उसे डिजाइन करा है? ठीक है। तो नहीं, यहां पर हम बात करेंगे नहीं, बल्कि वहां पर वो क्या है, एक तरह का फ्लोर फिनिश है। लेकिन हमें जब हम डिजाइन करेंगे तो हमें उसे भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये कहलाते हैं डेड लोड। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि IS 875 जो है पार्ट 1 वो हमें क्या देता है, डेड लोड की वैल्यू देता है। डेड लोड हम जो है जनरली यूनिट वेट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हर एक मटेरियल जो है, यहाँ पर जो मटेरियल है उसका क्या होगा, यूनिट वेट हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है ये चीज? ये आपको IS 875 पार्ट 1 में ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, ब्रिक मैसनरी, प्लेन कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे यूनिट वेट, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से जहां पर हमें स्टील लेना होगा वहां हम कितना लेंगे, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो ये जो सिर्फ इतनी ही वैल्यूज नहीं है, आप कोड को देखिएगा, आपको इसमें और भी बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली भी डिजाइन करेंगे, एज अ डिजाइनर वर्क करेंगे, तो भी ये आपको लेना है, इसे फॉलो करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पोज लोड और लाइव लोड। ठीक है। इम्पोज लोड की हम बात करें तो ये लाइव लोड जो है उसी को इम्पोज लोड ही कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इम्पोज लोड भी क्या है, ग्रेविटी लोड है, बट ये डेड लोड से अलग है। क्यों? जैसा कि हमने डेड लोड में कहा कि इसकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, और इंटेंसिटी भी क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन अगर हम बात करें लाइव लोड की या इम्पोज लोड की, तो इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है और ना ही इंटेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। इसको हम कैसे समझे? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में रखा हुआ फर्नीचर, आप अपने घर में रखा हुआ फर्नीचर, सोफे की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, या आप खुद भी जो है, सेल्फ जो है वो भी एक लाइव लोड है जो अपने घर में वर्क कर रहे हैं, आपकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो यहाँ जो है कि बहुत सारी चीजों को हम लाइव लोड या इम्पोज लोड के केस में कंसीडर करते हैं, वो चाहे बुक शेल्फ में रखी हुई बुक्स हो या कोई मशीनरी हो, स्नो हो, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। यहाँ डोमेस्टिक के केस में अलग कैटेगरी होगी। फॉर एग्जांपल, हम घरों में रखने वाला फर्नीचर अलग होता है, लेकिन किसी ऑफिस बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ फर्नीचर अलग मिलेगा, और किसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी की बात करें तो वहाँ फर्नीचर और लोड की इंटेंसिटी अलग होगी। इसीलिए इम्पोज लोड को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो हम समझते हैं वो कैटेगरी क्या है। तो यहां पर हम इसके लिए देखेंगे IS 875 पार्ट 2। ठीक है। अब पार्ट 2 में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि रेसिडेंशियल जो हाउस होंगे, रेसिडेंशियल होंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो इम्पोज लोड होगा उसको कितना लेंगे, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर है। अब बात करते हैं ऑफिस की। तो देखिए, जहां ऑफिस में सेपरेट स्टोरेज हो वहां पर हम कितना लेंगे, 2.5, लेकिन विदाउट सेपरेट स्टोरेज के केस में हम 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से शॉप्स, क्लासरूम, रेस्टोरेंट, थिएटर एक्सेट्रा, इस केस में हम जहां पर फिक्स्ड सीटिंग होती है, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल्स में अगर ऑडी है तो ऑडिटोरियम में जो होता है, थिएटर्स वगैरह होते हैं, वहां पर सीटिंग कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है। तो उस केस में हम 4 किलो न्यूटन, और अगर फिक्स्ड नहीं है सिटिंग तो उस केस में 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से फैक्ट्रीज और वेयर हाउस के केस में डिपेंड करता है कि फैक्ट्रीज कैसी है, मशीनरी कैसी है, इसलिए 5 to 10 की एक रेंज होती है। ये कंटिन्यू है, इसमें बहुत सारे लोड्स आपको दिए गए हैं, आप इसको देखिएगा। अगर आपको कोई भी समझ में ना आए तो आप जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। अब जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है,
ठीक, वो हम ये समझते हैं कि ये सभी को पता होना चाहिए और बिल्कुल एज अ डिजाइनर भी आपको पता होना चाहिए कि इम्पोज लोड जो होता है, लाइव लोड जो होता है, वो रूम टू रूम वेरी करता है। ठीक है, वो आप रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल के केस में आप सभी केस में 2 किलो न्यूटन नहीं ले सकते हैं, आपको हर एक रूम के रिस्पेक्ट में अलग लेना रहेगा। ठीक है, जब आप IS 875 पार्ट 2 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाथरूम पोर्शन के लिए अलग है, किचन्स के लिए अलग है, पार्किंग एरिया के लिए अलग है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पर हम डिस्कस ये करना चाहते हैं कि जब हम पार्टीशन वॉल कंसीडर करते हैं, पार्टीशन वॉल आपको अगर क्लियर ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जिन वॉल की थिकनेस 100 mm या 100 mm से लेस होती है वो सभी वॉल पार्टीशन वॉल में कंसीडर की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो 4 इंच वॉल है तो वो वॉल कैसी है, एक पार्टीशन वॉल है। तो जहां पर फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इससे पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक रूम बनाया, अब रूम के अंदर आपको न्यू पार्टीशन करना है, तो इस केस में ये लोड जो होगा हमने कंसीडर नहीं करा था पहले से, अब आप इसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि लोड ड्यू टू पार्टीशन इज कंसीडर द फ्लोर लोड शुड बी इंक्रीज बाय 33.3% मीटर रन ऑफ पार्टीशन वॉल। क्लियर है ये चीज? ठीक है, कि जब हम लोड को, ठीक है, जो लोड आएगा किसकी वजह से, पार्टीशन की वजह से, ठीक है, फ्लोर में अगर उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो ये 33.3% क्या हो जाएगा, पर मीटर रन में इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें फॉर सिंगल बीम एंड गर्डर, ठीक है, फॉर सिंगल बीम्स एंड गर्डर, ठीक है, और 5% ऑफ ईच 50 mm फ्लोर एरिया सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम 25% इज अलाउड इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो जनरली क्या होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के केस में, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, आपका फ्लोर एरिया 50 मीटर स्क्वायर तक का है, तो उस केस में अगर कोई सिंगल बीम और गर्डर है, ठीक है, तो यहाँ उसकी इंटेंसिटी 5% जो होगी वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है इस पॉइंट में? अगर क्लियर नहीं है तो जरूर डिस्कस करिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं कि ये लोड आखिर हम डिसाइड कैसे करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो ये लोड ले रहे हैं, ये लोड डिसाइड कैसे किए जाएंगे कि ये लोड, यही लोड आपके स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होते हैं वो समझते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक लोड, दैट वैल्यू लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर इन एब्सेंस ऑफ एनी डाटा। Loads given various standards shall be assumed as the characteristic load। चलिए हम अब इसको समझते हैं क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है जो किसी स्ट्रक्चर पर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि लोड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, द लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी पूरा जो लाइफ ड्यूरेशन है उसका स्ट्रक्चर का, उसमें वो चेंज नहीं होगा। ये हम कब कंसीडर करते हैं, जब हमें किसी तरह का डाटा नहीं हो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लोड को हम दूसरी तरीके से, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहां पर कैरेक्टरिस्टिक लोड वो मैक्सिमम लोड होता है जहां पर मैक्सिमम 5% वेरिएशन के चांसेस रहते हैं। इट मीन्स के 100% अगर लोड लेना है तो 5% वेरिएशन के चांस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, और 95% प्रोबेबिलिटी काय की होती है, नॉट एक्सीड की। क्लियर है? और सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वेरिएशन की, कि ये चेंज हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक लोड होते हैं। तो इन्हें हम लेते कैसे हैं? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी कर्व और प्रोबेबिलिटी ग्राफ जो है उसके थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे, तो यहाँ पर जो है ये हमारी मीन वैल्यू है, और ये जो 5% एरिया है ये वो है, ये 5% रीजन वो रीजन है जहां पर क्या है कि चांसेस है, किस चीज के चांसेस है कि ये वेरिएशन हो सकता है, और बाकी ये जो 95% जो रिमेनिंग है इसके चांसेस क्या है कि ये वेरी नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? इन द होल लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, अब दूसरी चीज हम यहाँ पर एक डिस्कस करना ये चाहते हैं, क्या कोई रिडक्शन भी होता है लाइव लोड के अंदर? यानी अगर आप
आपको जो लोड दिए गए हैं कोड के अंदर, या आपका डायरेक्टली यूज करेंगे, या इनमें कुछ कमी वेशी भी होगी, यानी आप इसको कुछ कम भी कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर रिडक्शन होता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ जो कॉलम पर रिडक्शन होता है उसे लिया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के केस में फॉर एग्जांपल जो टॉप फ्लोर पे कॉलम है और जो ग्राउंड फ्लोर पे कॉलम है, उन दोनों पर लोड की वैल्यू अलग अलग रहेगी, ठीक है। लेकिन हम सभी के लिए इम्पोज लोड की वैल्यू एक जैसी नहीं लेंगे। कैसे, उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप जो रूफ वाला पोर्शन है, जो हमारा सबसे आखिरी फ्लोर है, उस पर तो हम क्या करेंगे, जो इम्पोज लोड लिया है वही लेंगे। लेकिन जैसे ही हम ऊपर से सेकंड फ्लोर पर आएंगे, टॉप से सेकंड फ्लोर पर आएंगे, तो उस केस में रिडक्शन कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। इस तरीके से थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ टू 10 एंड ग्राउंड फ्लोर पर आते आते ये रिडक्शन कितना हो जाता है, 50%। यहाँ पर सिर्फ हम किसके लिए बात कर रहे हैं, इम्पोज लोड और एप्लीकेबल टू कॉलम्स। क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं हम लोड कॉम्बिनेशंस की। लोड कॉम्बिनेशंस की, अब आप कहेंगे लोड कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है, क्या सभी लोड एक साथ ही वर्क करेंगे और एक इंटेंसिटी के साथ ही वर्क करेंगे जो उनकी ओरिजिनल इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इसी को हम समझते थ्रू द लोड कॉम्बिनेशन, कि सारे ही लोड क्या एक साथ वर्क कर रहे हैं और सब अपनी इंटेंसिटी के साथ वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम लोड जो है कॉम्बिनेशन को समझते हैं, ये हम पोर्शन आगे भी डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, बट अभी हम यहाँ पर इसको इन शॉर्ट समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिमिट स्टेट कॉलेप्स की बात करें, तो उस केस में हम डेड लोड, फर्स्ट वाला केस हम ले रहे हैं, डेड लोड और लाइव लोड दोनों को हम 1.5 टाइम्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब लेकिन आप नीचे आ जाइए, ठीक है। जब आप डेड, इम्पोज्ड एंड विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, ये सारे कॉम्बिनेशन एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है। कौन कौन से, डेड, इम्पोज्ड, विंड और अर्थक्वेक, ठीक है। तो देखिए, डेड लोड, इम्पोज लोड, और अगर यहाँ पर विंड लोड होता या अर्थक्वेक लोड होता, तो उस केस में सभी की इंटेंसिटी कितनी होगी, सिर्फ 20% ही इंक्रीज करके लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं, कि हम कॉलेप्स के केस में क्या लेंगे, सर्विसिबिलिटी के केस में क्या लेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में जब हम डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही है, ठीक है। अगर आप के कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और डिस्कस करिएगा। आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, ऑफिशियल ग्रुप जो है हमारा उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ।